यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, तमाम राज्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, जब हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इतिहास में एक विषय है मध्यकालीन भारत, जिसको हम सबसे कम टच करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि YouTube पर इसका एक फ्री कंटेंट होना चाहिए, ताकि लड़कों को अगर कभी उसको पढ़ने की इच्छा हो तो वो पूरा कंटेंट पढ़ सके। तो मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं। उस सीरीज में हेडिंग तो है मध्यकालीन भारत, लेकिन अलग अलग दिन आएगा। जैसे कल फैजल के पूर्वज और सिंध के जगह पर हो जाएगा मोहम्मद गोरी या गजनी। आज है फैजल के पूर्वज और सिंध पर अरब आक्रमण। मैं अपनी बात रखने के पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ फैजल या फैजल खान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सिंध पर अरब आक्रमण को समझाने के लिए, रोचक बनाने हेतु फैजल या फैजल खान नामक एक काल्पनिक पात्र का रचना किया गया है। यानी कि मंगोल जो कि माइग्रेशन करके अफगानिस्तान आ गया, जब भी कोई वहां से भारत पर आक्रमण के लिए आता है तो एक उसकी भूमिका उसमें जोड़ करके हम लोग देखेंगे। बस इसके लिए फैजल या फैजल खान का नाम रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करें। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, जो कि बगदाद का अल-हज्जाज नाम करके व्यक्ति था, उसका गवर्नर था। हालांकि ऐसे तो उसका भाई और दामाद दोनों था। आप जानते ही हैं कि भाई वो एक ऐसा धर्म है, बोलना नहीं चाहिए, जहां दामाद भी भाई होता है, भाई भी माना कि भतीजा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो अब आइए, ये है यहाँ पे बगदाद। यहाँ से अगर मीर कासिम मान लीजिए निकलने का इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम प्रयास करता है तो, और उसको आना है सिंध, तो एक एक्सपेक्टेड ये हो सकता है या एक्सपेक्टेड ये हो सकता है, यानी किसी न किसी रूप में अफगानिस्तान को टच कर सकता है। तो अफगानिस्तान के आने पर रास्ते में उसको फैजल खान नामक एक मंगोल का भी सामना करना पड़ सकता है, जो या तो उससे युद्ध करेगा या तो उसका सहयोगी होगा। तो आइए दोस्तों, जरा हम लोग देखें कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण में फैजल की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले सिंध पर अरब आक्रमण आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमें सबसे पहले यह जानना है कि जिस समय सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ, इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम के नाम के द्वारा, उस समय सिंध पर सहसी राय द्वितीय नामक राजा का शासन था। तो पहला फैक्ट्स यही जानना है कि सिंध पर अरब आक्रमण से पहले वहां सहसी राय द्वितीय नामक राजा शासन करता था। दूसरा जो है, जब भी हम लोग हिंदू धर्म का पढ़ते हैं तो उसमें जाति कहीं न कहीं जरूर आता है। तो वह शूद्र वंश का था और उसकी राजधानी एल्लौर थी। अब आइए तीसरा, लेकिन एक सबसे बड़ा यह है चेंज कि सहसी राय द्वितीय बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सहसी राय का एक मंत्री था जो कि चाच, और वह ब्राह्मण था। यह हो गया एक बैकग्राउंड कि इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की स्थिति क्या थी।
और चाच सहसी राय की विधवा से विवाह कर लिया था। और इसी का पुत्र दाहिर था जो कि इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का शासक था। तो ये एक बैकग्राउंड हो गया सहसी राय दूती से दाहिर तक। तो याद यही रखना है कि जिस समय इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया और रास्ता में उसको फैजल खान मिला होगा जो उसको सिंध तक के लिए रास्ता दिखाया होगा, उस समय उसका पुत्र दाहिर था, सॉरी उस समय वहाँ का शासक दाहिर था। अब आइए दोस्तों, विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा क्लास है और इसके ऑनलाइन क्लास का नाम है विश्वास लर्निंग ऐप। ये QR कोड है, इंडियाज नंबर 1 ऑनलाइन कोर्स है। इस QR कोड से आप विश्वास लर्निंग ऐप पर जा सकते हैं। अभी 6 कोर्स हम ऑफर किए हैं। NCERT कोर्स 6 से 12 तक, जो एकदम फुल कोर्स अपलोड हो चुका है मात्र 3,999 में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यानी यूपीएससी पीटी के जीएस पेपर 1, जो 7 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, साइंस और करंट, वो 7,999 में। जीएस का, जीपीएससी का ये आपके काम का नहीं है। और अगर आप करंट पढ़ना चाहते हैं जिसमें योजना, कुरुक्षेत्र और वर्ल्ड फोकस मिलेगा हर महीने, 999 का है, 6 महीने का वैलिडिटी है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 2499 का है, ये 1 साल का वैलिडिटी का है ये सब कोर्स। और जीएस 2 2499। मतलब कहने का कि कुछ लोग होशियारी बकते हैं पटना में बैठ करके कि मेरा फीस बहुत कम है, इंडिया में सबसे कम है, हम जो है शिक्षा में क्रांति ला दिए हैं। तो उनको बताना चाहते हैं कि विश्वास लर्निंग भी एक ऐसा ऐप है जहां लड़कों को अत्यंत कम फीस पर ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन कम फीस में पढ़ाना संभव है। NCERT कोर्स 3,999 में 1,000 घंटा का क्लास भारत में कोई शिक्षक दे के दिखा दे तो मान जाऊंगा। तो चलिए, 25 साल का मेरा अनुभव है, ये जो है आप देख लीजिएगा। अब आइए, अरबों का प्रथम सफल आक्रमण कैसे हुआ। तो आपने जो नक्शा देखा उसके आधार पर जब अरब सिंध पर आक्रमण के लिए निकले तो अफगानिस्तान में उसको फैजल नामक एक व्यक्ति एस्कॉर्ट किया और उसको जो है वो सिंध तक लेकर आया। तो आइए जरा देखें प्रथम सफल आक्रमण, क्योंकि विफल आक्रमण तो कई हुआ। सबसे पहला सफल आक्रमण जो करने वाला व्यक्ति है वो है इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो जब भी पूछे कि सिंध पर पहला सफल आक्रमण अरबों का किसने किया था, इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। सिंध के देवल नामक स्थान पर जब पूछे कि वो जगह कौन सा था जहां आक्रमण हुआ, तो उस जगह का नाम याद रखिएगा, सिंध का देवल। उस समय सिंध का शासक कौन था, तो अभी बैकग्राउंड में बता चुके हैं, दाहिर था। और कासिम अल-हज्जाज का चचेरा भाई और गवर्नर था। अल-हज्जाज अरब का ये था राजा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, अरब का राजा था। अब आइए आगे बढ़ें। कासिम का पहला आक्रमण तो सिंध के देवल पर हुआ, लेकिन कासिम का दूसरा आक्रमण कहाँ हुआ, तो वो था निरुन नामक स्थान पर, जो देवल से 75 मील दक्षिण में एक जराक नामक जगह है उसके पास।
दोस्तों, मैं यहाँ यही बताना चाहता हूँ, और मैं मध्यकालीन भारत का इसीलिए आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि YouTube में अच्छी अच्छी बातें बोल करके, मीठा मीठा गप गप करके, और आपको अपने कोर्स की ओर मोड़ करके लोग बहुत सारे हैं जो लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन हकीकत में वो कर क्या रहे हैं इसकी जानकारी आपको पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या चाहिए और वो पढ़ा क्या रहे हैं। मैं इस लेक्चर के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि फैजल नामक मंगोल जो अभी इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध पर आक्रमण करने में मदद कर रहा है, यानी फैजल के पूर्वज, मैं दोस्तों इसे सुधार कर बता रहा हूं कि फैजल का पूर्वज जब इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण कर रहा था तो वो इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम के साथ एक आक्रमणकारी होकर के सिंध पर हमला करवाया था, इसलिए उसका वंशज फैजल भी एक आक्रमणकारी ही होगा, क्योंकि वो उसे विरासत में मिला है। अब आइए दोस्तों, तीसरा आक्रमण जो है वो मुल्तान पर हुआ 713 ईस्वी में। अब 715 में इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। एक बार मैं आपको बता दूं फिर आगे बढ़ूं कि ये जो पूरा नाम है इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, तो इसको कैसे हम लोग डिकोड करेंगे। इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम तो इसको मैं हिंदी नाम से सजा के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर श्री बिन का मतलब होता है बेटा या वंश, और यहां पर कोई भी नाम आप रख सकते हैं, राजीव। और ये जो नाम हुआ ये हो गया दूसरा नाम महादीप। तो ये क्या निकला, राजीव का बेटा श्री महादीप ने आक्रमण किया था। तो उसी तरह कासिम के परिवार या उसका बेटा मोहम्मद इमाउद्दीन ने जो है वो सिंध पर आक्रमण किया था। तो आज के बाद दिमाग में यही रखना है कि इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, कासिम का बेटा या उसका वंश का मोहम्मद इमाउद्दीन था जिसने सिंध पर आक्रमण किया था। तो सिंध पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति तो इमाउद्दीन है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मैं एक और बात बता रहा हूं कि जिस प्रकार फैजल के पूर्वज ने इमाउद्दीन को जो है सिंध पर आक्रमण करके स्वयं जो है सिंध के क्षेत्र में लूटपाट करने में भूमिका अदा किया, वैसे ही उसका वंशज फैजल जो है वो अभी भारत में लड़कों के साथ मीठा मीठा गप करके और उनको स्वीट पॉइजन दे करके लूटने का काम कर रहा है। पूर्वजों ने इमाउद्दीन का साथ दिया और वो जो है अभी क्या कहते हैं, लड़कों से केवल लूट का जो है कार्यक्रम चला रहा है, फीस को कम करके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। अब कासिम निम्न श्रेणी के जो भारतीय थे उन पर टैक्स लगा दिया और ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा।
भूमि कर कासिम के समय कितना ज़्यादा था कि 20% से लेकर के देख रहे हैं 1/5 यानी 100 से गुना कर दें तो 20% और 2/5 40%। जिस प्रकार इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम का भूमि कर 20% से 40% बहुत ज़्यादा है, उसी प्रकार इमाउद्दीन कासिम को साथ देने वाले फैजल के पूर्वज का वंशज फैजल ने भी जो फीस रखा है वो देखने में कम लगता है, लेकिन हकीकत में उस फीस को मल्टीपल से गुना करने पर 1000 लड़कों को बिठा देने पर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए उसे समाज सेवा नहीं मानना चाहिए। अब आइए दोस्तों, अब देखें अरब आक्रमण के सफलता का क्या कारण था। प्रांत में आंतरिक एकता का अभाव, मतलब अगर दाहिर के साथ सारे लोग खड़े हो जाते तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन प्रांतीय लोगों ने साथ दिया अरबों का। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा अरबों को मदद, क्योंकि चाच एक ब्राह्मण था, उसका बेटा दाहिर जो है वो हिंदू धर्म का अनुयायी हुआ, तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उन्होंने, क्योंकि दाहिर के पहले सहसी रायदूती बौद्ध था, तो ये एक आंतरिक विवाद के कारण इसने इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को साथ दिया। तो आज मैं बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को यही संबोधित करने जा रहा हूं कि जिस प्रकार से इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध में आंतरिक एकता का अभाव होने के कारण इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम विजय हुआ, तो वैसे ही फैजल के काल में अगर आप तैयारी करने वाले छात्रों में आंतरिक एकता का अभाव होगा तो फैजल हमेशा इमाउद्दीन कासिम ही हो जाएगा और आपका बीपीएससी का आंदोलन कमजोर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, अरब विजय का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी अगर मैं पहले ही कह चुका हूं कि फैजल एक काल्पनिक नाम है, इसको कोई अपने साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करे। जिस प्रकार अरब विजय के कारण सिंध के क्षेत्र में विदेशी सिक्के चलाए गए, दिरहम नामक सिक्का, और ब्रह्मगुप्त की रचना पंच सिद्धांतिका और खांड खांड्यक का अरबी अनुवाद किया गया, यानी हमारे धर्म ग्रंथों को अरबी अनुवाद किया गया, तो मैं उसको फिर से आपको समझाता हूं कि जिस प्रकार अरब आक्रमण के कारण सिंध के क्षेत्र में विदेशी सिक्के दिरहम का चलना शुरू हुआ और हमारे धर्म ग्रंथों का अनुवाद करके वो यहां से ले गया, उसको किस तरह से वो यूज किया होगा उसका पता नहीं। तो वैसे ही अगर फैजल को बीपीएससी की तैयारी करने वाला छात्र एकता के अभाव में राजनीतिक रोटी सेकने दे देगा, तो हो सकता है कि वो अपने मुकाम पर पहुंच करके और फिर बीपीएससी के विद्यार्थी के आंदोलन को कमजोर करा के विदेशी सिक्का चलवा देगा। अब आइए दोस्तों, पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद करवाया कलीलावादी मन्ना के नाम से। आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत का अनुवाद अरबी में हुआ और कुरान का सिंधी में 886 ईस्वी में अनुवाद हुआ। तो दोस्तों, मैं अंत में एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मैं आपको एक बार मैं फिर कहूँ कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, मध्य प्रदेश या अन्य राज्य की स्पर्धात्मक परीक्षा में जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको मध्यकालीन भारत एक अछूता रहता है, तो मैं एकदम सीक्वेंस में वो चैप्टर पूरा करूँगा
और मैं जो इसमें फैजल नामक एक किरदार को लिया हूँ वह एक काल्पनिक किरदार है। मैं सभी व्यक्ति से यह अनुरोध करूँगा कि वो उसे अपने नाम के साथ ना जोड़ें और अपने नाम के साथ जोड़ करके व्यथित ना हों। अगर इससे किसी को ठेस पहुँच रहा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोर्स को थोड़ा रोचक बनाने के लिए कोई तो एक नाम लेना पड़ेगा, तो हमने ये नाम रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।